हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा अब फिर से आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ गई हूं जो कि है प्लांट टिश्यूज। इससे पहले हमने प्लांट के पार्ट्स पढ़े थे। कौन से पार्ट्स थे वो? 5 पार्ट्स थे वो। कौन से पार्ट्स पढ़े थे? लीफ यानी कि पत्ती, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। तो ये 5 पार्ट्स हमने अभी इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़े थे। अब हम थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे कि प्लांट के टिश्यू कैसा दिखता है, क्या काम करता है, कितने कितने टाइप के प्लांट के टिश्यूज होते हैं। इससे पहले जब मैं आपको सेल पढ़ाया था तो आपको प्लांट सेल का पूरा विवरण दिया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि एक प्लांट सेल के अंदर क्या होता है। एक प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल से लेकर अंदर जैसे जैसे हम अंदर क्रॉस करते हैं न्यूक्लियस तक, मैंने आपको सारा समझाया था डिटेल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि टिश्यूज वो होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, अभी हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाती हूं कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, यानी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं ये बिना किसी झिझक के अपनी हर क्लास में बोलती रहूंगी कि प्लीज प्लीज और प्लीज अपनी एनसीईआरटी पढ़िए ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो, लॉजिक स्ट्रांग हो, क्वेश्चन करने की पावर आए, अच्छा क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकें। और जब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है, उसके सारे ऑप्शंस देखें, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अभी 2020 वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर हुआ था प्रीलिम्स में, मेरे हिसाब से वो हर बच्चे को सॉल्व करना चाहिए, खासकर साइंस एंड टेक का, क्योंकि पूरा पेपर लॉजिक पे बेस्ड था। ठीक है, और मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। 20 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली 15 से 20 के अंदर वैरी करते हैं साइंस के क्वेश्चंस, क्योंकि यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता उन क्वेश्चंस को ठीक करने से अगर आप के लॉजिक स्ट्रांग है, आपके बेसिक स्ट्रांग है। तो आइए हम पढ़ेंगे अभी प्लांट टिश्यूज। अभी से पहले वाले लेक्चर में हमने प्लांट्स के बारे में बाहर से पढ़ा था। बाहर से लीफ कैसी दिखती है, बाहर से स्टेम कैसा दिखता है, बाहर से रूट्स कैसी दिखती हैं, कितने तरीके की रूट्स हैं, बाहर से फ्लावर कैसा दिखता है, फूल के क्या क्या पार्ट होते हैं, फूल के अंदर क्या हो रहा होता है, फल के अंदर क्या होता है, फल के कितने पार्ट है। तो ये हम सब अभी हमने बाहर से पढ़ा था। अब हम थोड़ा प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के टिश्यूज के अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करेंगे और नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने कभी पहले पढ़ी ना हो। जो मेनली साइंस बैकग्राउंड, बायो बैकग्राउंड से बच्चे नहीं हैं उनके लिए कह रही हूं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगी कि सबके लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से आपको पढ़ाने की अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि आपका सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाए, और इतना डीप में भी ना पढ़े आप और इतना ऊपर से भी ना पढ़े कि आपको जब आप क्वेश्चन पेपर देखें एग्जाम में बैठे और आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज से। प्लांट टिश्यूज, पौधों के उत्तक। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी एक जैसा काम करते हैं। अब आप ह्यूमन बॉडीज में देखिए, जो लिवर सेल्स हैं, लिवर टिश्यूज हैं, वो सिर्फ वही काम करेंगे। कौन सा काम? फैट को स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, किडनी के जो है वो फूड को फिल्टर करने का काम करेंगे, चीजों को फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, स्टमक के सेल्स डाइजेशन करने का काम करेंगे। तो हर टिश्यू जिस जिस अंग में, जिस जिस भाग में वो प्रेजेंट है उसी तरीके का काम वो करता है। ठीक है, इसीलिए हर टिश्यू अपने ऑर्गन पे, अपने अंग पे स्पेसिफिक रहता है, कुछ अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो स्टमक वाला टिश्यू है वो किडनी वाले टिश्यू का भी काम करेगा, नहीं। और ऐसा ही प्लांट्स के अंदर है। प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज वो होते हैं जो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, सेम काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे होते हैं। अब बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनका काम भी सेम है। अगर इनका काम सेम है तो ऑलमोस्ट सेम काम करेंगे ना ये। अब आपको अपने घर में लकड़ी का काम करवाना है, ठीक है, दरवाजों का काम करवाना है, खिड़कियां दरवाजे लगवाने, तो आप कारपेंटर को बुलाएंगे, ठीक है, आप मोची को तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मोची तो चप्पल नहीं ठीक करता है। तो उसी प्रकार से टिश्यूज क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका काम भी सेम होता है, ये सेम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यूज? दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक, या फिर हिंदी में भी इसको मेरिस्टेमेटिक भी लिख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। परमानेंट टिश्यूज, स्थायी उत्तक, ठीक है। अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि ये दो तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। इनको डिटेल में जानेंगे आगे। बहुत मेरिस्टेमेटिक के भी आगे और टाइप्स हैं, परमानेंट के भी आगे और टाइप्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक उत्तक कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ठीक है। तो मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होंगे जो यंग होंगे, नए उत्तक, जो हमेशा डिवाइड करके नई चीजें बनाएंगे। जैसे हमने देखा ये प्लांट की स्टेम है, टहनी है, ठीक है, इसके तो टिश्यूज अगर एक बार बन गए तो बन गए। मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था, जब स्टेम पढ़ाया था, कि हर प्लांट की जो टहनी है, जो स्टेम है, जो मेन स्टेम है, वो एक बार बन जाती है तो बन जाती है, फिर वो अलग से डिवाइड नहीं होती, फिर वो नई नहीं बनती। लेकिन एक्सेप्शन इसके अंदर क्या था? एक्सेप्शन इसके अंदर था पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स हर साल नए बनते हैं, ठीक है, हर साल सूखते हैं, हर साल मरते हैं, हर साल नए बनते हैं। लेकिन ऐसा हर प्लांट के लिए नहीं है। तो उसी हिसाब से एक स्टेम जब एक बार बन जाती है, ठीक है, तो उसके साइड वाली जो ब्रांचेस निकल रही होती है ना, वो नहीं आ रही होती हैं। इधर से और नई ब्रांचेस निकलेंगी, वो नई बन रही होंगी, उधर से और नई ब्रांचेस निकलेंगी, वो नई बन रही होंगी। तो ये मेन स्टेम एक ही रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक हैं, वो इसमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं। और मेरिस्टेमेटिक उत्तक वो होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, जो यंग होते हैं, जो नए होते हैं, नए उत्तक, ठीक है। यानी कि वो कहां प्रेजेंट होंगे? वो यहां बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे, लीफ में प्रेजेंट होंगे। जो नई हरी टहनियां होंगी, यंग जो टहनियां होंगी, उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये मास होता है यंग और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, और इनके अंदर पावर होती है डिवाइड करने की। ये नए होते हैं, यंग होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये डिफरेंशिएट नहीं हुए होते, अभी ये क्लस्टर में, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये आगे और डिवाइड करके फिर कोई टहनी बनाएगा, नई हरी टहनी, कोई नया लीफ बनाएगा, नई पत्ती बनाएगा, कोई नया ब्रांच बना रहा है। तो इस तरीके से फिर वो आगे जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये रीजन्स प्रोड्यूस करती है नए सेल्स। अब हमेशा डिवाइड करेगी तो हमेशा नए सेल भी प्रोड्यूस करती रहेगी, ठीक है। और ये न्यू सेल्स जो है, नए सेल्स जो है, नई कोशिकाएं जो है, वो मोस्टली छोटी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनका आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब हुआ? ये सेल्स का जो डायमीटर है वो हमेशा सेम होगा, ये सेम साइज के होंगे, छोटे होंगे साइज में और सेम साइज के होंगे, ठीक है। बहुत सारे इनके अंदर टाइनी वैक्यूल्स होंगे और बड़ा न्यूक्लियस होगा। मैंने आपको बताया था जब प्लांट सेल पढ़ाया था कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं वो साइज में, और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का प्लांट के अंदर अगर हम देखें स्पेसिफिकली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस बाय कंपैरिजन। जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगा, वैक्यूल्स ग्रो करेंगे, ठीक है, और अलग अलग शेप ले लेंगे। जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा, जैसे जैसे ये टिश्यूज डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे और बड़े होते जाएंगे, तो ये अपने काम के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से अपना रूप ले लेंगे, ठीक है।
वो रूप ले लेंगे जो इनका काम है। अगर ये लीफ बनेंगे, अगर इनको फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस वाले टिश्यूज हैं, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर ले लेंगे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ले लेंगे। अगर इनको टहनियां बनना है तो ये हरी टहनियों का स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो ये अपने कार्य, अपने फंक्शन के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर जब ये डिवाइड करेंगे तो वो लेते जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब शीर्षस्थ विब्जियोतक, लेटरल पार्श्व विब्जियोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम अंतर्वर्षी विब्जियोतक। ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे कि एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है। पहले ये देखिए, ये हो गया एपिकल, मतलब जो टिप पे प्रेजेंट है, जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है टहनी की। एपिकल शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मतलब सबसे शीर्ष पे सबसे पहले जो प्रेजेंट है वो है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, फिर आता है बीच वाले पार्ट में। बीच वाले पार्ट में जो प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी है, अंतर्वर्षी विब्जियोतक। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, लास्ट वाले पार्ट में कौन से प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टम, यानी कि पार्श्व विब्जियोतक। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमने पढ़े मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, यानी कि एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इनको डिटेल में देखते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, किस तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। अगर आप मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान देंगे, मैं जिस तरीके से समझा रही हूं, तो भी आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, आपको तो भी समझ आएगा, तो भी आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, या इसकी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाएंगे। मुझे पता है साइंस थोड़ी बोरिंग होती है, जो लोग साइंस नहीं पढ़ते उनके लिए, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ मेरे को सुनिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा शब्दों का ही खेल है। मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूं आप वैसे वैसे पढ़ते जाइएगा। अगर आपको नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं, जिसको जिस तरीके से याद रह सकता है। किसी किसी को सिर्फ पढ़ने से याद रह सकता है, किसी किसी को लिखना और पढ़ने दोनों से याद रहता है, कोई कोई सुनता भी है, लिखता भी है, पढ़ता भी है, तो सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत बोरिंग लग रहा है। बोरिंग तो हर चीज लगती है अगर आपका मन ना हो, तो मन तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीट तो आपको निकालनी है, पेपर तो आपको निकालना है। ठीक है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो सबसे टिप पे प्रेजेंट होते हैं, टिप पे सबसे ऊपर, शीर्षस्थ शीर्ष पे, ये लोकेटेड होता है नियर द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। जो रूट की टिप है यानी कि जड़ों की टिप पे और स्टेम की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे नए सेल फॉर्म होंगे मेरिस्टम में, रूट और शूट इंक्रीज करेंगी लेंथ में। ठीक है, ये तो सबको ही पता है, जैसे जैसे नए सेल डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे पेड़ की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर से स्टेम बढ़ती जाएगी, नीचे से जड़ें फैलती जाएंगी। वो किस वजह से हो रहा है, वो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। यानी कि हम इनको एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्स भी बोल सकते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इनकी जो ग्रोथ है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है कि ट्री कितना लंबा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि किस तरीके के इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अगर वो ज्यादा डिवाइड करे तो ट्री ज्यादा लंबा होगा, अगर वो कम डिवाइड कर रहे हैं, वो थोड़े टाइम में जाके डिवाइड करके रुक जा रहे हैं, तो ट्री छोटा होगा। ठीक है, हर एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो लीव्स। ठीक है, और बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स वो होती हैं जिनसे फूल बनता है। ठीक है, कली, बर्ड मतलब कली से फूल बनता है, तो कली किससे बनती है, इन्हीं मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की वजह से। ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी कौन से होते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। एपिकल जो थे वो टिप पे प्रेजेंट थे, बिल्कुल शीर्ष पे। इंटरकैलरी वो है जो बीच में प्रेजेंट है, ये ग्रासेस में होते हैं, घास में होते हैं। ठीक है, इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। और ये जो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, एरिया
अटैच कराते हैं, लीफ से जो अटैचमेंट बनवाते हैं, इंटरकैलरी बीच में है, तो स्टेम से लीफ का अटैचमेंट कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराएंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराएंगे। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है रीग्रोथ ऑफ कट ग्रास। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके बाहर लॉन है, बाहर खाली वेरेंडा है जहां पे आपने घास बो रखी है, तो घास उग जाती है, फिर हम उसे काट देते हैं, वो फिर उग जाती है। वो कैसे होती है? वो क्यों उगती है दोबारा से? वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से उगती है। अब लास्ट और तीसरा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं प्लांट्स की। अब एक ये क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी ग्रोथ कौन सा टिश्यू कराता है, तो लोग लगा के आ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ऑप्शन था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक था एपिकल, एक था इंटरकैलरी, और ऐसे ही 2-3 ऑप्शन थे, तो लोग लगा के आ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरिस्टेमेटिक की ग्रोथ कराते हैं तो वही करा रहे होंगे। लेकिन आंसर, पर्टिकुलर आंसर क्या था? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि सीधी ऐसे होती है, और प्राइमरी ग्रोथ कैसे हो रही थी? प्राइमरी ग्रोथ ऐसे हो रही थी, मतलब ऐसे और ऐसे मिलके ही तो प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट का स्टेम ऐसे बढ़ता है और ऐसे लीव्स और फूल फल ऐसे बढ़ रहे होते हैं, तो इस तरीके से प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्री की बार्क, ट्री की जो छाल होती है, पेड़ का जो मेन ट्रंक होता है, मेन छाल होती है, उसका साइज बढ़ाने में, उसका गर्थ बढ़ाने में। तो आपने देखा होगा कि जितना बड़ा पेड़ होता है वो उसका तना, उसका जो मेन तना होता है, मेन स्टेम होता है, उतना ही मोटा होता है। ठीक है, अगर छोटा प्लांट होगा तो उसका तना छोटा, उसका तना पतला होगा। तो वो कौन कराता है? वो कराते हैं लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, 2 तरीके के लेटरल मेरिस्टम है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इंटरकैलरी के अंदर कि इसके अंदर लेटरल मेरिस्टम के अंदर वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये आपने देखा, दोबारा देख लीजिए कि एपिकल मेरिस्टम यहां होता है, ये इंटरकैलरी है, ये लेटरल मेरिस्टम है। थोड़ा सा बड़ी टर्म्स है, थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, आपको बस इतना ही याद रखना है कि एपिकल टिप पे है, इंटरकैलरी बीच में है, ये लेटरल है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? डिवाइड करने में हेल्प करता है। बस हो गया, काम खत्म, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लें। बस इतना सही तो याद रखना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा वर्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं कैसे याद रखूंगा? नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं वैसे वैसे सुनते जाइएगा, और उसी तरीके से आप अपनी अप्रोच लगाइएगा पढ़ने की। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे तरीके के टिश्यूज पे, जो कि है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, यानी कि सुरक्षात्मक उत्तक, जो प्लांट की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमंस को प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमें प्रोटेक्ट क्या करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, हमारी हड्डियां, हमारे अंदर जो हमारी हड्डियां, हमारी जो रिब केज है, हमारी जो यहाँ पे कंकाल है, हमारी जो रिब केज है, वो क्या करता है? हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है, लिवर है, हार्ट है, उस सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव उत्तक होते हैं, सुरक्षात्मक उत्तक होते हैं। ये क्या करते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग देते हैं प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहरी जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस कहलाती है। हमेशा हमेशा अगर कहीं भी आप एपिडर्मिस वर्ड सुने तो उसका मतलब होगा बाहर की लेयर, सबसे आउटर लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ यंग प्लांट। किसी भी सेल की किसी भी ऑर्गन के सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। पेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा टाइप्स में। फिर आता है पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या होते हैं? ये एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है वो पेरिडर्म होती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? डायकॉट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म की स्टेम होती है। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो लास्ट में जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर पेरिडर्म जो है वो प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिकल टिश्यूज, यांत्रिक ऊतक। मैकेनिकल टिश्यूज किस लिए होते हैं? जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की बॉडी को, प्लांट की बॉडी को हेल्प करते हैं एक स्टेबल रहने में, ताकि वो इधर उधर हवा के झोंके से ही नहीं गिर जा रहा है प्लांट, ठीक है, पानी जब थोड़ी तेज बारिश हो गई उसी वजह से ही प्लांट नहीं गिर जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। तो ये सब, इन सब चीजों से बचाने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? यांत्रिक ऊतक, मैकेनिकल टिश्यूज। ये टिश्यूज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ये प्लांट सेल के, ये कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है। पहला पार्ट क्या है? पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा जो है सबसे, इसकी वॉल्स होंगी बहुत थिन होंगी, ठीक है। इसके फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के अंदर, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर दूसरा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में का थिकनेस, जो मोटाई है वो इतनी ज्यादा कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे थोड़ा मोटे हो सकते हैं, कहीं पे थोड़े पतले हो सकते हैं, वो वैरी करता है प्लांट टू प्लांट की स्पीशीज पे, ठीक है। फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और थिक वॉल्स होती हैं इसकी, स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा सबसे आउटर जो लेयर होती है ना एपिडर्मिस, उसमें, उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये बहुत थिक लेयर होता है, बहुत मोटी लेयर से बना होता है सेल्स की। ये भी 2 तरीके के हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। फाइबर्स छोटे होते हैं लेंथ में और स्क्लेरिड्स क्या है? लॉन्गर होते हैं लेंथ में। अभी डिटेल में बताऊंगी कि, क्योंकि ये थोड़े क्या बोलेंगे इनको, कि ये लॉजिकल उसमें आते हैं क्वेश्चन में कि फाइबर्स क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं लेंथ में और स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? ये डायग्राम मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, जब मैं आपको सारे सेल्स बता दूंगी कि कौन से सेल किसके लिए काम आते हैं। कॉलेनकाइमा किस लिए होता है, स्क्लेरेनकाइमा किस लिए होता है, पैरेन्काइमा किस लिए होता है, ठीक है। कितने तरीके के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा होते हैं 4 तरीके के। पहला है एरेन्काइमा। एयर नाम से ही देखिए आप, पैरेन्काइमा के कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार होंगे। और आप पहला टाइप देखिए, नाम से ही देखिए, एरन। एयर मतलब किसके लिए काम आएगा? हवा के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, एरेशन के लिए, हवा के आदान प्रदान के लिए, गैसेस के आदान प्रदान के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दूसरा है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, पेलिसेड। ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट कौन से टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप नाम से देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, तो सेम है। तो फिर आप बता सकते हैं कि किस में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, कौन से टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट के, वो कौन सा है? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तीसरा है मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमा, जो सेल के डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। चौथा है स्टोरेज पैरेन्काइमा, जो स्टोरेज के लिए होता है। तो जैसे इनके नाम है ना, आपने अभी पढ़ा कि पेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस लिए होता है? यंग होते हैं, डिवाइड करने के काम आते हैं, डिवाइड करते हैं, स्टेम को बढ़ाते हैं, रूट को बढ़ाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमा किसका क्या काम होगा? डिवीजन ही काम होगा, ठीक है। और स्टोरेज पैरेन्काइमा का क्या काम होगा? स्टोरेज ही काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे ना, तो उस वर्ड का मतलब उसके अंदर ही, उस टर्म के अंदर ही छुपा होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्लांट सेल के कितने टाइप्स हैं, हम वही पढ़ते आ रहे हैं, और ये कैसे दिखते हैं। पैरेन्काइमा कुछ ऐसा सा दिखता है, देखिए, कॉलेनकाइमा ऐसा दिखता है, स्क्लेरेनकाइमा ऐसा दिखता है। अब आप इससे क्या पता लगाएंगे? पैरेन्काइमा टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक है ये टिश्यूज, पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा क्या है? वो थोड़े कम टाइटली पैक हैं पैरेन्काइमा से, ठीक है। और ये सबसे कम टाइटली पैक है, लेस टाइटली पैक्ड, ठीक है। 3 तरीके के टिश्यूज हैं। और पैरेन्काइमा, आप इसमें डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि
ये पैरेन्काइमा सबसे टाइटली पैक है, कोलेनकाइमा में कम टाइटली पैक है, स्पेस है बीच में, और स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो सबसे कम टाइटली पैक है। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है कि ये किस तरीके से दिखते हैं। अब हम आते हैं कंडक्टिव टिश्यूज पे। ये टिश्यूज के टाइप ही चल रहे हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, फिर हमने कौन से पढ़े, पैरेन्काइमेटिक्स पढ़े, कोलेनकाइमेटिक्स पढ़े, मैकेनिकल पढ़े जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, यांत्रिक उत्तक पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिव टिश्यूज, मतलब संचालित उत्तक। ठीक है, ये टिश्यूज क्या करवाएंगे, ऑब्वियसली अब प्लांट्स हमारी तरह तो खाना खाते नहीं है, उनका और हमारा ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है, तो उनके अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिएंट का होगा। न्यूट्रिएंट ही तो उनके लिए फूड है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होगा और पानी का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो कौन से होता है, फ्लोएम। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करा रही थी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर टिश्यूज फॉर्म होने शुरू हो गए थे। वो कौन से थे, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम क्या करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। बस ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब सीव ट्यूब क्या होते हैं, इसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं होता और इसका सिर्फ ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है। फिर आता है कंपेनियन सेल, इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा फ्लोएम के कितने पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम सैप और सिंक्स। तो और ये सारे क्या काम करते हैं, ये सारे एक ही काम करते हैं, न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान, रूट से स्टेम, स्टेम से रूट। ठीक है, बस यही आपको याद रखने की जरूरत है और ज्यादा एक्स्ट्रा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कंडक्टिव टिश्यूज का दूसरा आता है जाइलम। जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। अभी तक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, तो अब आपके लिए वो ये वर्ड नया नहीं रहना चाहिए। जाइलम या जाइलम आपको देखते ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जाइलम तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। जैसे फ्लोएम के पार्ट्स थे वैसे जाइलम के भी पार्ट थे। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर का, एक्सियल भी करा सकता है यानी कि ऊपर की तरफ भी करा सकता है, और लेटरल यानी कि साइडवर्ड्स में भी करा सकता है। अब प्लांट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इधर इतना ही लंबा है, प्लांट तो इस साइड भी है, प्लांट तो इस साइड भी है, नीचे रूट्स भी हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ऐसे जाता है, साइड में भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट। तो ये हर चारों तरफ से वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे प्लांट के अंदर, क्योंकि पूरे प्लांट को जरूरत है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारी इस उंगली को जरूरत नहीं है पानी की और हमारे इस पाम को जरूरत है, ऐसा तो नहीं है। हमारे पूरी बॉडी को पानी की जरूरत है, ऐसे ही प्लांट की पूरी बॉडी को पानी की जरूरत है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वाटर रूट से लीफ में, रूट से लीफ में वाटर का ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक जगह पानी का लेवल कम हो जाता है, एक जगह ज्यादा हो जाता है। जो जिस जगह कम है उस जगह पानी पहुंचाना जरूरी है। तो जिस जगह कम है वहां, जिस जगह ज्यादा है वहां से लॉस होके जिस जगह कम है वहां से पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये देखिए कि ट्रांसपिरेशन का पाथवे कैसे चलता है, किस तरीके से जाता है। जाइलम है रूट की, जड़ की जाइलम है। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पाथवे, वाष्पोत्सर्जन मार्ग। ठीक है, कैसे जाता है, ये रूट से शुरू होके स्टेम पे जाएगा, जड़ से शुरू होके तने पे जाएगा, जाइलम ऑफ स्टेम, फिर पिटियोल के जाइलम में जाएगा, डंठल के जाइलम में जाएगा, मध्य शीरा के जाइलम में जाएगा, फिर वेनलेट्स में जाएगा और फिर मीजोफिल लेयर यानी कि सबसे ऊपरी परत, और ऐसे करके ये प्लांट के पूरे पार्ट में पानी पहुंचा देगा। ध्यान दीजिएगा कि जाइलम प्लांट के हर टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर टिश्यू, हर पार्ट को, हर अंग को प्लांट के पानी की जरूरत है। तो जाइलम हर टिश्यू में प्रेजेंट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीफ है। ठीक है, चाहे वो डंठल है, चाहे वो मध्य शीरा है, चाहे वो शीरा है, हर जगह जाइलम प्रेजेंट होगा पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है,
तो कैसे काम करेगा, रूट से स्टेम, स्टेम से डंठल, डंठल से मध्यशिरा, मध्यशिरा से शिरा, और फिर लास्ट में जो लास्ट लेयर है, और इससे फिर वो पूरे प्लांट में फैल जाएगा। ठीक है, फिर आता है कंडक्टिंग टिश्यूज। अब कंडक्टिंग टिश्यूज क्या, कंडक्टिंग टिश्यूज अभी हम पढ़ रहे थे कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो ये कैसे दिखते हैं, इनका डायग्राम क्या है, बस एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये तो फ्लोएम है, फ्लोएम बाहर का होगा, ये रहा। ठीक है, और ये जाइलम है। कुछ प्लांट ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये कोई दूसरे प्लांट का है, तो जाइलम जो है थोड़े अंदर की तरफ होंगे और फ्लोएम थोड़े बाहर की तरफ होंगे। कुछ ऐसे से दिखते हैं, ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये ऐसे दिखते हैं और इनका काम क्या है, बेसिक क्या पता होना चाहिए जाइलम फ्लोएम के बारे में कि इनका काम क्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है और फ्लोएम न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, फिर कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कौन से हो गए, ट्राइकोम हो गए, रूट हेयर्स। जब मैं आपको प्लांट और उसके पार्ट्स पढ़ाए तो रूट हेयर्स भी पढ़ाए। रूट हेयर्स का क्या काम होता है कि वो सॉइल से, मिट्टी से न्यूट्रिएंट और पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो न्यूट्रिएंट और पानी को मिट्टी के अंदर से। ठीक है, रूट हेयर। तो ये स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशल है ये टिश्यूज। कुछ टिश्यूज स्पेशली डिजाइन हो रखे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को स्पेशल फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो वो कौन से हैं, ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स है, क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल अपेंडेजेस, लीफ में प्रेजेंट होंगे ट्राइकोम, स्टेम में प्रेजेंट होंगे, फ्लावर, फ्रूट हर जगह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। अब आपने प्लांट को देखा होगा, प्लांट हमारी तरह ऐसा उनका घर तो नहीं होता कि उनके घर बने होते हैं बड़े बड़े, वो तो बाहर भी होते हैं, पेड़ बाहर भी, मोस्टली पेड़ जंगलों में होते हैं, वहां तो सनलाइट आ रही होती है और सनलाइट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है पानी का। तो उस इवेपोरेशन को, उस पानी को उड़ने से बचाने के लिए कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, वो होते हैं ट्राइकोम्स। फिर आता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं रूट की। जितने ज्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे एक प्लांट में, वो उतना ही ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसकी जड़ों के थ्रू। कहां से एब्जॉर्ब कर पाएगा, मिट्टी से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ग्राउंड में ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो पानी वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी। ठीक है, तो जितने ज्यादा रूट हेयर्स उतने ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल टिश्यूज जितने भी थे, कंडक्टिंग टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज, ये सारे हमने टिश्यूज पढ़े। अब मैं आपको आखिर में, ये बड़ा सा डायग्राम है, ठीक है, ये बड़ा सा डायग्राम अब ध्यान से देखिएगा। ये पूरा क्या है, सेल का, टिश्यू का पार्ट है। सबसे ऊपर आता है मीजोफिल, सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर वाली है मीजोफिल। सिर्फ ज्यादा इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रखा है, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना, बस एक ओवरव्यू देखना है कि कैसे सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, ये बाहरी जो है, वैसे तो प्लांट का जो अगर हम टिश्यू देखेंगे ना, ऐसे होता है गोल, क्रॉस सेक्शन एरिया तो गोल होता है, यानी कि इधर भी मीजोफिल, इधर भी मीजोफिल, दोनों तरफ मीजोफिल होते हैं। मीजोफिल के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर आते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कौन से होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यूज, जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। सबसे अंदर वाले होते हैं ट्रैकिड्स और पिट्स। ठीक है, ट्रैकिड्स और पिट्स। जाइलम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कंपेनियन सेल वाले में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट का। स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था, स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को बचा रहा था बाहर के किसी भी डैमेज से। ठीक है, फिर कॉलनकाइमा क्या करता है कि सपोर्ट करता है कि वो कैसे रह रहे हैं, उनका क्या काम है। ठीक है, फिर आता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। पैरेनकाइमा के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मेसोडर्म होते हैं, फिर इनका सेक्शन बढ़ता गया, फिर कंपेनियन सेल्स आए, फिर ट्रैकिड्स आए, पिट्स आए। तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है।
ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ये थोड़ा भयंकर सा डायग्राम है, बट इसमें से आपको सिर्फ फ्लोएम कैसा दिखता है, जाइलम कैसा दिखता है, स्क्लेरेनकाइमा जो बाहर, स्क्लेरेनकाइमा जहां पे भी आपको टिश्यूज बहुत सारे जिनमें कम स्पेस बहुत ज्यादा है, वो स्क्लेरेनकाइमा हो गया। पेरेनकाइमा के अंदर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, कोलेनकाइमा में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, थोड़े लूजली पैक होते हैं। तो इस तरीके से आपको टर्म बाय टर्म जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। बस, तो ये हमारा हो गए प्लांट के टिश्यूज। आपको आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको प्लांट के टिश्यूज कराए हैं। वो कितने टाइप्स के हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनके क्या कितने तरीके के प्रकार थे, वो किस किस चीज में काम आ रहे थे, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में और कोई नए टॉपिक लेकर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए थैंक यू।